हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आज संडे है तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जो प्रैक्टिस सेट है ये कुछ तो होम मैनेजमेंट का है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग नहीं पढ़े हैं, कुछ नए हैं, उसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में एक सार्वजनिक क्षेत्र की आवास वित्त संस्था है। निम्नलिखित में एक सार्वजनिक क्षेत्र की आवास वित्त संस्था है। इसमें पहला ऑप्शन है HDFC लिमिटेड आवास सहकारिता, दूसरा है और तीसरा है HUDCO हुडको और चौथा है ICICI बैंक। ठीक, अब एक बार फिर से इसका क्वेश्चन सुनिए कि निम्नलिखित में एक सार्वजनिक क्षेत्र की आवास वित्त संस्था है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की क्या आवास वित्त संस्था कौन सी है? क्या HDFC है, HDFC लिमिटेड है, या आवास सहकारिता है, या हुडको है, या ICICI बैंक है। ठीक, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको देखते हैं। इसमें ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा? तीसरा ऑप्शन हुडको सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, कौन सा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में फर्श की एक प्राकृतिक सामग्री कौन सी प्राकृतिक सामग्री नहीं है? यहाँ से जो है ये नहीं वर्ड जो है वो कट गया है। क्या निम्नलिखित में फर्श की एक प्राकृतिक सामग्री नहीं है? तो इसमें कौन सी सामग्री नहीं है? क्या कोर्क, और दूसरा है संगमरमर, और तीसरा है रेत का पत्थर, और चौथा है कोटा का पत्थर। तो ये चार हैं। ठीक, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें से देखिए हमने पढ़ाया है ना कि निम्नलिखित में फर्श की एक प्राकृतिक सामग्री नहीं, ये तो आप लोग का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी फर्श की एक प्राकृतिक सामग्री नहीं है? कोर्क है, संगमरमर है, रेत का पत्थर है, और नहीं है। ठीक, इसका आंसर हम ठीक है नहीं बताते हैं, आप लोग का ये घर का काम है। आप लोग खुद इसको ढूंढिए और इसका जो पढ़ाया है इसको खोज के इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर से। ठीक, तीसरा है क्या है कि अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटें पानी को अधिक अवशोषित नहीं करती। देखिए ये भी पढ़ाया हुआ है ना कि जो अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटें होती हैं वो क्या करती हैं? पानी को अवशोषित नहीं करती। अगर उन्हें पानी में डुबो कर रखा जाए तो क्या होता है ना, ये पढ़ाया हुआ है ना। तो ये क्या है कि अच्छी गुणवत्ता वाली जो मतलब अच्छे ईंट होती है उसको क्या होती है, वो पानी को अधिक अवशोषित नहीं करती। मतलब कितनी अवशोषित करती हैं, उससे ज़्यादा क्या करती हैं? नहीं करती हैं। अगर उन्हें पानी में डुबो कर रखा जाए तो क्या अपने वजन से 1/4 गुना वो क्या होती हैं, वो क्या हो जाएंगी? ठीक, अपने वजन से इतने गुना, तो ये क्या है, और अपने वजन के बराबर फिर अवशोषण नहीं करेंगी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटें जो होती हैं, ईंटें पानी को, ठीक, अब यहाँ पर ये डैश है, इसी में भरना है। क्या है कि अपने वजन से 1/4 गुना अधिक अवशोषित नहीं करती हैं क्या, या अपने वजन से 1/2 मतलब आधा गुना जो है वो उससे अवशोषित नहीं करती, या अपने वजन के बराबर। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी वाला। क्या है कि अपने वजन से ये आधा गुना, जिसको बोलते हैं 1/2। ठीक है, 1/2, ये आंसर सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए इस वर्ष तक आवास प्रदान करने का इरादा रखती हैं। किस वर्ष तक? देखिए ये क्वेश्चन जो है वो नया है
तो हर बार प्रैक्टिस सेट में हम कुछ क्वेश्चन जो है वो नए लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को वो भी जानकारी मिलती रहे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो सारे जो जितने सिलेबस में है सब मतलब कुछ क्वेश्चन जो है अलग से जो हमको मिलेंगे वो भी हम इसी में मतलब इसी में जोड़ देंगे, जिससे आप लोग का वो भी इसी में तैयारी होती चले। ठीक, तो क्या है चौथा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए इस वर्ष तक आवास प्रदान करने का इरादा रखती हैं। तो किस वर्ष तक आवास मतलब ये इरादा रखती हैं? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा कि चौथे का आंसर क्या है? चौथे का आंसर कौन सा होगा? 2022, 2027, फिर 2025 तक या 2030 तक? आप लोग बताइए। तो इसका भी आंसर आप ही लोग दीजिए। ठीक, ये भी आप लोगों का जो कि ये आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, या तो अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो इसको हम लास्ट में आपको इसका आंसर देंगे। ये चौथे का आप लोग देख लीजिए, हम लोग इसका आंसर आप लोगों को लास्ट में देंगे। ठीक, एक सीढ़ी का क्षैतिज ऊपरी हिस्सा जिस पर चढ़ते या उतरते समय, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अपनी कॉपी में। जैसे ये है कि एक सीढ़ी का क्षैतिज ऊपरी हिस्सा जिस पर हम क्या करते हैं, जिस पर हम चढ़ते या उतरते समय पैर रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या स्टेप्स कहा जाता है, राइजर कहा जाता है, या ट्रेड कहा जाता है, या क्या कहते हैं, प्लाइट कहते हैं, क्या बोलते हैं? जैसे जो हम सीढ़ी बनी होती है, जब उस पर चढ़ते या उतरते हैं, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, पैर रखते हैं। जैसे इस तरीके से देखिए, ये ऐसे सीढ़ी बनी होती है ना, तो हम लोग पैर किस पे रखते हैं? इस पर ना, ये क्षैतिज ये इस पे पैर रखते हैं। लेकिन एक सीढ़ी का क्षैतिज ऊपरी हिस्सा जिस पर हम चढ़ते या उतरते समय पैर रखा जाता है ना, ये तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड। आगे बढ़ते हैं। ये छठा क्वेश्चन, सीढ़ी के ट्रेड में चलने के लिए बाहर निकले हुए प्रायोजित किनारे को कहा जाता है। अब ये देखिए, जैसे हमने कहा कि ये तो ट्रेड हो गया। ठीक, ये देखिए, ये ट्रेड हो गया ना, ये ट्रेड हो गया। तो ये जो इस तरीके से यहाँ निकला होता है ना, ये जो यहाँ निकला होता है, इसको क्या कहते हैं? तो क्या है कि सीढ़ी के ट्रेड में चलने के लिए बाहर निकले हुए प्रायोजित किनारे को क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नोजिंग। क्या बोलते हैं? नोजिंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सातवां क्वेश्चन है, खिड़की की चौखट की ऊंचाई कमर के तल स्तर से लगभग कितनी ऊपर होनी चाहिए? मतलब जो खिड़की के चौखट की ऊंचाई है वह कमर तल के स्तर के कितने ऊपर होना चाहिए? क्या 20 से 30 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर, या 70 से 80 सेंटीमीटर? मतलब जो खिड़की के चौखट की ऊंचाई हो कमर से कितने स्तर पर होना चाहिए? तो सातवें का ऑप्शन क्या है? कितने होना चाहिए? सातवें का आंसर क्या होगा कि 70 से 80 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 70 से 80 सेंटीमीटर। ये देखिए, इसका ये वाला आंसर सही हो जाता है, चौथा ना। आगे बढ़ते हैं। भवन निर्माण के उपनियमों के अनुसार आवासीय भवनों में न्यूनतम का बंद होना चाहिए ना। इसका क्या है? भवन निर्माण के उपनियमों के अनुसार आवासीय भवनों में न्यूनतम का बंद होना चाहिए। क्या होना? इसका आंसर देखिए, ऊंचाई में 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई में 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई में 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई में 45 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया कि ऊंचाई में 45 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उपनियम अधिनियम के अनुसार आवासीय भवनों के रसोई घर में न्यूनतम वातायन जिसे बोलते हैं वायु संचार होना चाहिए। फर्श क्षेत्र का 10%, फर्श क्षेत्र का 15%, फर्श क्षेत्र का 20% और फर्श क्षेत्र का 25%। कितना होना चाहिए?
कितना होना चाहिए? फर्श क्षेत्र का 10% होना चाहिए। कितना? फर्श क्षेत्र का 10% होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि उपनियम अधिनियमों के अनुसार आवासीय भवनों में WC और स्नान घर को छोड़कर सभी कमरों के लिए दरवाजे की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? दरवाजे की न्यूनतम चौड़ाई तो क्या है कि चौड़ाई होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर, दूसरा है 70 सेंटीमीटर, तीसरा है 75 सेंटीमीटर और चौथा है 85 सेंटीमीटर। तो 10वें का क्या आंसर होगा? 10वें का आंसर होगा कि 75 सेंटीमीटर। क्या होगा? 75 या 75 सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये भवन निर्माणों के लिए नगर निगम की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति या एजेंसी को निम्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। क्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है? भवन निर्माणों के लिए नगर निगम की अनुमति के लिए आवेदन करने में, जब मतलब भवन निर्माण करते हैं तो नगर निगम से अनुमति की जो आवेदन उसके नगर निगम से क्या होती है? अनुमति ली जाती है ना। उसके आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति या एजेंसी को निम्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब क्या किस चीज़ की आवश्यकता, इसमें कौन सी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है? और तो आवश्यकताएँ होती हैं, क्योंकि अगर आप नक्शा पास करवाइए और भी कि मतलब वो सही स्थान पर हो, कहीं रोड पे नहीं बन रहा है, मतलब कई चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ के लिए यही है कि भवन निर्माण के लिए जो हम नगर निगम की अनुमति लेते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नक्शे के साथ योजना और गिरवी भूमि के कागजात, साइट योजना, विस्तृत अनुमान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? कि इसका आंसर होगा कि गिरवी भूमि के कागजात, यही इसका आंसर होगा। ठीक, इसकी ये आवश्यकता नहीं होती है कि गिरवी भूमि के कागजात को मतलब नगर निगम को दिखाने की ज़रूरत है। इसका आंसर ये नहीं होगा। तो ये 12वें का है। एक इमारत की एलिवेशन मतलब जिसको बोलते हैं खड़ा नक्शा योजना कहलाती है। एक इमारत की खड़ा नक्शा योजना क्या कहलाती है? एक इमारत की एलिवेशन खड़ा नक्शा योजना क्या कहलाती है? खिड़कियों और दरवाज़ों की ऊंचाई, प्रत्येक कमरे की लंबाई और चौड़ाई, खिड़कियों का प्रकार और स्थान, दीवारों की मोटाई। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? एक इमारत का खड़ा नक्शा योजना क्या कहलाता है? खिड़की और दरवाजे, जो खिड़की होते हैं और दरवाजे क्या उनकी ऊंचाई उसमें दिखती है, या खड़ा नक्शा योजना में प्रत्येक कमरे की लंबाई और चौड़ाई दिखती है, कि या तो खिड़कियों का प्रकार और स्थान दिखता है या दीवारों की मोटाई दिखती है। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें 12वें का होगा कि खिड़कियों का प्रकार और स्थान। ठीक, मतलब सी वाले ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि 13वें का क्वेश्चन है। 13वां वाला क्या है कि घर की एक परिप्रेक्ष्य योजना से पता चलता है। घर की एक परिप्रेक्ष्य योजना से पता चलता है क्या बालकनियों का डिजाइन और स्थान, बीम और फर्श की मोटाई, बगीचा और फूलों के बिस्तर, और क्या है कि प्रस्तावित घर का सचित्र दृश्य। तो इसमें क्या होगा कि इसका आंसर क्या होगा? 13वें का होगा कि प्रस्तावित घर का सचित्र दृश्य। ये सही हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर की सर्वश्रेष्ठ स्थिति, मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए। देखिए ये भी पढ़ाया हुआ है ना, रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए। 14वें का कौन सा आंसर सही होगा? वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर की सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या दक्षिण पूर्व में रसोई घर होना चाहिए, या पश्चिम में होना चाहिए, या दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए? तो किस दिशा में होना चाहिए बताइए? वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में होना चाहिए? इसका आंसर होगा कि दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। किस दिशा में? दक्षिण पूर्व में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं
कि निर्माण लागत को कम करने के लिए स्नान और शौचालय जैसी स्वच्छता सेवाओं की योजना किस प्रकार बनाई जानी चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि निर्माण लागत को कम करने के लिए स्नान और शौचालय जैसी स्वच्छता सेवाओं की योजना किस प्रकार बनानी चाहिए। ठीक, एक ही मंजिल पर एक ही तरफ, मतलब लागत में, कम लागत में जब हम घर का निर्माण कर रहे हैं तो जो स्नान और शौचालय की स्वच्छता के लिए जो उस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वह योजना किस प्रकार बनानी चाहिए, यही है इस क्वेश्चन में। तो इसका पहला ऑप्शन है एक ही मंजिल पर एक ही तरफ। क्या एक ही मंजिल पर एक ही तरफ होना चाहिए या विभिन्न मंजिल पर वैकल्पिक रूप से होना चाहिए कि जितने मंजिल हैं तो कहीं बाथरूम और जो बाथरूम और शौचालय जो हैं वो अगर आगे की तरफ है तो किसी मंजिल पर दूसरी तरफ दूसरे साइड हो। तो क्या इस तरीके से होना चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए कि सभी मंजिल पर समान रूप से, या चौथा है कि पहला और तीसरा दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें क्या होगा कि पहला देखिए, एक ही मंजिल पर एक ही तरफ, एक ही मंजिल पर एक ही तरफ, और क्या होना चाहिए कि और सभी मंजिल पर समान रूप से। देखिए अगर एक ही मंजिल पर एक ही तरफ बन रहा है तो उसी, और क्या है कि सभी मंजिल पर जो, अगर मान लीजिए कई मंजिल बन रहा है तो सभी मंजिल पर जो समान रूप से होना चाहिए, क्योंकि जो इससे उसका जो शौचालय की पाइप वगैरह होती है और उसी स्थान पर जो पानी की व्यवस्था होती है, तो इससे क्या होती है, इसको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि पहला और तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी चौथा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सजावट का सहायक नहीं है, कौन सा सजावट का सहायक नहीं है। क्या एस्ट्रे, घड़ियाँ, कान की बाली, सभी। तो क्या है, कौन सा नहीं है इसमें, कौन सा सजावट का सहायक नहीं है। एस्ट्रे है, घड़ियाँ, कान की बाली, सभी। तो कान की बाली जो है वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सजावट, कान की बाली जो है वो सजावट के लिए नहीं होती है। आगे देखते हैं कि समस्यात्मक खिड़कियों का उपचार निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर फोटो जो है वो सही से नहीं लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी हम पढ़ दे रहे हैं। समस्यात्मक खिड़कियों का उपचार निम्न प्रकार से किया जा सकता है। बोर्ड को खिड़की के ऊपर रखें, साइड में लकड़ी के पट्टे रखें, फर्श की लंबाई वाले ड्रेपरियों का उपयोग करें, सभी। तो इसका आंसर कौन सा होगा। समस्यात्मक खिड़कियों का उपचार निम्न प्रकार से, जो समस्यात्मक खिड़कियां होती हैं उनका उपचार आप किस तरीके से कर सकते हैं। बोर्ड को क्या कर सकते हैं कि बोर्ड को खिड़की के ऊपर रखेंगे, कि साइड में लकड़ी के पट्टे रखेंगे, या फर्श की लंबाई वाले ड्रेपरियों का उपयोग करेंगे, या सभी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या है कि देखिए बोर्ड को जो है वो खिड़की के ऊपर भी रख सकते हैं अगर समस्यात्मक खिड़की है, और क्या है, साइड में लकड़ी के पट्टे भी रख सकते हैं, और फर्श की लंबाई वाले ड्रेपरियों का उपयोग भी कर सकते हैं, और क्या करेंगे, यानी इसमें से जो है वो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं आवासीय। आगे देखते हैं कि आवासीय भवनों में थर्मल आराम में सुधार करने और ऊर्जा के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से पालन करना निम्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर। ECBC आवासीय 2017 और BEE क्या है कि ECBC आवासीय 2017 BEE, और तीसरा ऑप्शन है भवन निर्माण उपनिगम, चौथा है गृह, जिसको बोलते हैं गृह। ठीक है, तो इस आगे देखते हैं गृह। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें जो है ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ECBC 2017। अब आगे बढ़ते हैं कि गृह जो है, गृह किसी भी बिल्डर द्वारा पर्यावरण हितैषी इमारत, ग्रीन बिल्डिंग और विमुक्त बिंदुओं के मानदंड के आधार पर तक की रेटिंग प्रदान करता है। जो गृह है वो कितनी रेटिंग प्रदान करता है। ठीक है, किसके लिए,
जो पर्यावरण हितैषी होते हैं, गृह क्या होता है, ये जो है रेटिंग प्रदान करता है। जब पर्यावरण हितैषी इमारत बनते हैं तो वह जो कितनी रेटिंग वो प्रदान करता है, तो यही है इसमें क्या 3 सितारे देता है, 5 सितारे, 7 सितारे, 10 सितारे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, कितने सितारे देगा, ये 5 सितारे। तो यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग में गृह, देखिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन करके आप गृह क्या है, तो ये क्या है, रेटिंग प्रदान करता है, कितनी, ये ग्रीन हितैषी मतलब इमारत के लिए होता है, कितनी रेटिंग प्रदान करता है, 5 देता है। अब आगे देखते हैं ग्रीन बिल्डिंग में गृह के रेटिंग मानदंडों के अनुसार ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को दिया गया प्रतिशत भार है। तो कितना प्रतिशत भार है, 20वें का ऑप्शन क्या होगा, 20वें का आंसर क्या हो जाएगा, पहला है 15%, दूसरा है 25%, तीसरा है 35%, चौथा है 50%। तो इसका आंसर हो जाएगा 35%। कितना, 35%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि LED, ठीक है, के तहत प्राप्त बिंदुओं के आधार पर भवन LED प्रमाणित के योग्य इस प्रकार हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है, देखते हैं कि क्या रजत, स्वर्ण या प्लेटिनम रेटिंग, और दूसरा है कांस्य, रजत या स्वर्ण रेटिंग, तीसरा है रजत या स्वर्ण रेटिंग, और चौथा है स्वर्ण या प्लेटिनम रेटिंग। तो 21वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, रजत, स्वर्ण या प्लेटिनम। ठीक, क्या है, रजत, स्वर्ण या प्लेटिनम, ये तीनों होते हैं, रजत भी होता है, स्वर्ण भी होते हैं, स्वर्ण या प्लेटिनम होते हैं। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इमारतों के लिए दिए ग्रीन टीम क्या है, इमारतों के लिए दिए ग्रीन टीम सिमरा किसी भी भवन के पर्यावरणीय प्रदर्शन को नापता और मात्रा निर्धारित करता है। भारत में इमारतों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन रेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें से कौन सा ग्रीन रेटिंग सिस्टम नहीं है, इसको देखते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, पहला है एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग, जिसको बोलते हैं गृह ना, क्या है, एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग ना। और दूसरा है कि ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व, जिसको बोलते हैं LED। और तीसरा है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC। ठीक, और चौथा है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा BEE। ठीक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन, घर के अंदर वायु गुणवत्ता के कारण निम्न कारणों से स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होने की संभावना है। नए घर में स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं, घर के अंदर जो वायु गुणवत्ता है उसके कारण, कि अगर वायु गुणवत्ता जो है उस प्रभावित है तो उसके कारण जो होते हैं कि निम्न कारणों से स्वास्थ्य समस्याएं, किन कारणों से स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होने की संभावना होती है, नए घर में, हाल ही में नवीनीकरण से, नई सज्जा से, सभी। तो किन कारणों से होती है, किन कारणों से होती है, सभी के कारण होती है। देखिए नए घर में भी दिक्कतें आती हैं, हाल ही में जब नवीनीकरण हुआ हो उसकी वजह से, और नई सजावट से भी हो सकता है, और सभी, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ, कि व्हील चेयर वाले शारीरिक श्रम रूप से अक्षम, मतलब जो व्हील चेयर पर चलते हैं और जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं लोगों के लिए प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, केवल 4-5 सीढ़ी वाला होना चाहिए, या नेक्स्ट 5-6 इंच के ढलान के साथ रैंप वाला होना चाहिए, 10 सीढ़ियों से अधिक नहीं, 8 से 10 इंच के ढलान के साथ रैंप वाला होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 24 का क्या होना चाहिए, 24 का देखते हैं कि देखिए सीढ़ी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो व्हील चेयर से चल रहा है। तो यानी देखिए पहला जो है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, सीढ़ी वाला है। दूसरा है, तीसरा है वो भी गलत हो गया कि 10 सीढ़ियों से अधिक नहीं, ये भी गलत हो गया। अब बचा दूसरा और चौथा। तो दूसरे और चौथा में क्या हो गया कि 5-6 इंच रैंप वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
भवन में सभी ऊर्जा के उपयोग की निगरानी और फर्श के प्रति वर्ग मीटर की खपत के लिए अंतिम उपयोग लागत और ऊर्जा मात्रा दिखने वाले नियमित बयानों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि क्या कहते हैं? आंतरिक योजना, ऊर्जा अंकेक्षण, क्या बोलते हैं? आंतरिक, क्या बोलेंगे कि आंतरिक योजना बोलते हैं, और ऊर्जा अंकेक्षण, और क्या बोलेंगे कि वायु संचार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऊर्जा अंकेक्षण, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ कि निम्नलिखित एक सार्वजनिक क्षेत्र की आवास वित्त संस्था है। कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की आवास वित्त संस्था है? इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में क्या है। एक सार्वजनिक क्षेत्र की आवास वित्त संस्था है HDFC LTD, और क्या है? आवासीय सहकारिता, हुडको, ठीक है, ICICI बैंक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र की आवास वित्त संस्था क्या है? हुडको है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। रसोई त्रिकोण इनके बीच होता है। देखिए ये भी हमने पढ़ाया है ना कि रसोई त्रिकोण जो होता है वो किन के बीच होता है, और कई बार पढ़ाया था। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुकिंग रेंज, और शायद हमको लग रहा है कि हमने क्वेश्चन में भी पहले दिया है कि कुकिंग रेंज, जो प्रैक्टिस सेट करवाया है उसमें हम लोगों ने इसको पढ़ा है। कुकिंग रेंज, सिंक और तैयारी क्षेत्र, कुकिंग रेंज, सिंक और दरवाज़ा, कुकिंग रेंज, सिंक और रेफ्रिजरेटर, इनमें से कोई नहीं। तो रसोई त्रिकोण इनके बीच किनके बीच होता है? क्या कुकिंग रेंज और रेंज, सिंक और तैयारी क्षेत्र किसके बीच होता है? कि कुकिंग रेंज, सिंक और रेफ्रिजरेटर के बीच। तो तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रसोई में वेंटिलेटर जो है, निकास पंखा, वेंटिलेटर जिसको निकास पंखा किसके ऊपर होना चाहिए? क्या खाना पकाने के क्षेत्र के ऊपर होना चाहिए, या सिंक के क्षेत्र के ऊपर होना चाहिए, तैयारी के क्षेत्र, सेवा के क्षेत्र? तो ये जो वेंटिलेटर निकास पंखा होता है क्या जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ पर होना चाहिए, या बर्तन जो है सिंक में धुला जाता है वहाँ होना चाहिए, तैयारी जहाँ हम कर रहे हैं खाना बनाने की वहाँ पर होना चाहिए, सेवा के क्षेत्र में होना चाहिए? तो इसमें क्या है आंसर, क्या होना चाहिए कि खाना पकाने का क्षेत्र। ठीक, पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रसोई में न्यूनतम कार्य क्षेत्र होने चाहिए। कितने? 3 क्षेत्र होने चाहिए, 2 क्षेत्र, 1 क्षेत्र, 4 क्षेत्र। इसके पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, कितने क्षेत्र होने चाहिए? रसोई घर में न्यूनतम कार्य क्षेत्र कितने होने चाहिए? 3 क्षेत्र होने चाहिए। ठीक, ये पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर आगे देखते हैं कारपेट के निम्न फ़ायदे हैं। अब कारपेट के कितने फ़ायदे हैं, कौन कौन से? क्या पहला जो है, फर्श पर इस्तेमाल किया जा सकता है, दीवारों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ध्वनि विसंहनता क्या है कि प्रदान करता है, और सभी। तो इसमें क्या है कि चौथे का ये इसका ऑप्शन क्या हो गया 30 वाले का, कि इसमें सभी हो जाएगा। फर्श पर भी इस्तेमाल किया जाता है, दीवारों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्वनि विसंहनता प्रदान करता है। तो ये क्या हो गया कि 30वें का ये आंसर हो गया सभी। आगे बढ़ते हैं, कार्य प्रकाश प्रदान करता है। कार्य जो है वो प्रकाश प्रदान करता है। कार्यात्मक और स्थानीयकृत प्रकाश, समग्र चमक, परिवेशीय प्रकाश, सौंदर्यात्मक प्रकाश। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से होगा कार्यात्मक और स्थानीयकृत प्रकाश। पहला ऑप्शन सही हो गया, ये पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं कि निम्न आंतरिक खिड़की उपचार है। निम्न आंतरिक खिड़की उपचार है कौन सा? पौधे, शेड्स, वेनिसियन क्लाइड्स, सभी। तो निम्न आंतरिक खिड़की उपचार है पौधे, शेड्स, वेनिसियन क्लाइड्स और सभी। तो 32 का क्या हो गया आंसर? क्या हो जाएगा?
सभी हो जाएंगे। ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो गया। आगे बढ़ते हैं कि 33 वह एक कमरे में छत के लिए प्रस्तावित परावर्तन मूल्य है। एक कमरे में छत के लिए प्रस्तावित परावर्तन मूल्य कितना है कि क्या है कि 80 से 40%, 40 से 50, 20 से 40%, 50 से 60%। तो 33वें का आंसर हो गया, कितना हो गया कि 80 से 40 नहीं, ये 80 से 90 है। ठीक, 80 से 90, तो कितना हो गया 80 से 90%। ठीक, ये पहला ऑप्शन इसका सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं, किसी भी रंग में सफ़ेद मिलाने से मिलता है मूल्य परिवर्तन, ह्यू परिवर्तन, तीव्रता, सभी। किसी भी रंग में सफ़ेद मिलाने से मिलता है, मतलब किसी भी रंग में अगर हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, किसी भी रंग में सफ़ेद मिलाने से मूल्य परिवर्तन मिलता है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं कि किसी भी रंग में काला मिलाने से होगा, किसी भी रंग में काला मिलाने से होगा टिंट, शेड, टोन, पूरक शेड बनेगा। तो इस पे जो है आंसर हो जाएगा शेड। आगे बढ़ते हैं ये 36 क्वेश्चन की तरफ। डिजाइन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों का सही अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डिजाइन प्रक्रिया को क्या करना है कि जब हम डिजाइन बनाते हैं, देखिए हमने डिजाइन जो है 2 प्रकार से पढ़ा है। कितनी प्रकार की होती है, 2, एक संरचनात्मक होती है और दूसरी क्या होती है, दूसरी जिसको अलंकारिक डिजाइन बोलते हैं, जो डेकोरेटिव बोलते हैं ना। तो संरचनात्मक जो होती है और जिसको जो एक मतलब संरचना होती है, आकार, लेकिन सजावट ये क्या होती है, ये जो संरचना होती है इसकी मजबूती होनी ज़रूरी होती है, ये संरचना होती है और इसी पे इसकी मतलब इसी पर जो है अलंकारिक डिजाइन जो होती है निर्भर होती है, लेकिन अलंकारिक डिजाइन पर संरचनात्मक डिजाइन निर्भर नहीं होती है। ठीक है, तो यही है डिजाइन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों का सही अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है डिजाइन विकास, दूसरा है योजनाबद्ध डिजाइन, तीसरा है प्रोग्रामिंग, चौथा है निर्माण संचालन, पांचवा है निर्माण प्रलेखन। तो इसको देखिए सीरियल क्रम में लगाना है। कैसे, पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, बताइए आप लोग। क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा ना। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि पहले क्या होगा, प्रोग्रामिंग, पहले प्लानिंग की जाएगी, उसके बाद क्या होगा योजनाबद्ध डिजाइन, हम उसके लिए डिजाइन के लिए योजना बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा डिजाइन का विकास करेंगे, उसके बाद क्या होगा निर्माण संचालन करेंगे, उसके बाद क्या होगा निर्माण प्रलेखन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि वैगन, देखिए वैगन डाइट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते आए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। वैगन खाद्य पदार्थ के लिए सितंबर 2021 में FSSAI द्वारा आरंभ किया गया नया लोगो निम्न में से कौन सा है। जो वैगन खाद्य पदार्थ है उसके लिए 2021 में FSSAI द्वारा आरंभ किया गया नया लोगो निम्न में से कौन सा है। तो इसमें से कौन सा है 37 का, बताइए। इसमें से होगा, देखिए ऑप्शन हम एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन क्या है, पहला है हरे रंग के बाह्य रेखा वाले वर्ग में चिन्हित हरे रंग का वृत्त, मतलब हरे रंग का बाह्य रेखा होगा के वर्ग होगा और जिसके अंदर हरे रंग का वृत्त होगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन है भूरे रंग के बाह्य रेखा वाले वर्ग के अंदर भूरे रंग का त्रिभुज, ये भी देखिए। तीसरा है एक वर्गाकार बॉक्स के मध्य हरे रंग का यानी वी, जिसके शीर्ष पर एक छोटा पौधा और तल पर वेगन लिखा हुआ है, हरे रंग की बाह्य रेखा वाले वर्ग के अंदर हरे रंग का त्रिभुज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि FSSAI मानदंडों के अनुसार चावल में FR निम्न में से किस अनुपात में मिलाया जाता है। क्या है कि FSSAI मानदंडों के अनुसार चावल में FR के फुल फॉर्म क्या है, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल। क्या है, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, इसका फुल फॉर्म है किसका, FSSAI।
देखिए कि फोर्टिफाइड ठीक है राइस और कर्नेल ना, फोर्टिफाइड राइस दो हो गया ना। आगे देखिए लिख दे रहे हैं ना कर्नेल। तो FSSAI मानदंडों के अनुसार चावल में FRK निम्न में से किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो FRK का फुल फॉर्म हमने बता दिया कि फोर्टिफाइड राइस कर्नेल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि 1:100, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए 1:100 का मतलब क्या हुआ कि जो FRK का फुल फॉर्म हमने बता दिया, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, मतलब चावल में जो होता है किन किन चीज़ों का मिश्रण किया जाता है। ठीक है, चावल में किन किन चीज़ों का मिश्रण किया जाता है? लोहा, फॉलिक एसिड, B12। ठीक है, तो 100 किलो चावल में इसका मतलब क्या हुआ? 100 किलो चावल में 1 किलो दाना फोर्टिफाइड डाला जाएगा। जो 100 किलो चावल रहेगा तो उसमें 1 किलो दाना जो होता है वो फोर्टिफाइड किया हुआ डाला जाएगा। ठीक है, किन किन चीज़ों का मिश्रण किया जाता है? लोहा, फॉलिक एसिड, B12 और फोर्टिफाइड FRK का फुल फॉर्म फोर्टिफाइड राइस कर्नेल हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं: परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय परिवार कल्याण पर निम्नलिखित कार्य क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर कौन कौन से कार्य होते हैं? कि इसका आंसर हो गया प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, मतलब प्रसव के समय इसका हो गया सेकंड आंसर जो है दूसरा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 40 का, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र हित हेतु अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। कुपोषित व्यक्ति कर सकता है, सुपोषित व्यक्ति कर सकता है, एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है और इनमें से कोई नहीं। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि जो अपने परिवार का वही व्यक्ति जो है या अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के हित के लिए वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें क्या होता है? एक मानव जाति का कल्याण कर सकता है। कौन कर सकता है? क्या जो व्यक्ति कुपोषित होगा वो कर पाएगा? क्या सुपोषित व्यक्ति कर पाएगा? या स्वस्थ व्यक्ति कर पाएगा? या तो इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? कि एक स्वस्थ व्यक्ति होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वही इसको कर पाएगा। थर्ड आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? क्या पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर CV रमन, तीसरा है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और चौथा है डॉक्टर MP सिन्हा। तो कौन सा आंसर सही हो गया? 41 का कौन सा आंसर सही हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी पहला ऑप्शन जो होता है यहाँ पर सही होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? जब हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो थकावट हमारे शरीर को होती है, तो जो हमारा शरीर इसको अनुभव करता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? क्या उदासी बोलेंगे, या थकान बोलेंगे, या चिड़चिड़ाहट बोलेंगे, या अवसाद बोलेंगे? 42 का क्या हो गया? क्या ये उदासी है? उदासी इसको तो नहीं कहेंगे क्योंकि श्रम के कारण थकावट हो रही है। कोई व्यक्ति जो होता है वो मेहनत कर रहा है ना, कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो जिसकी वजह से उसको थकावट हो रही है ना, और इसकी स्थिति में क्या है? शरीर की स्थिति में, ठीक है, जो शरीर की स्थिति उसको अनुभव कर रही है, तो क्या होता है कि इससे क्या होगा? थकान होगा। आगे बढ़ते हैं कि वायु में विद्यमान मुख्य निष्क्रिय गैस है। कौन सी गैस वायु में विद्यमान है?
अरे निष्क्रिय गैस है। ठीक है, देखिए हमने ये भी पढ़ाया हुआ है पूरा ना, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ओजोन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, सारे गैस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो वायु में विद्यमान मुख्य निष्क्रिय गैस कौन सी है? वायु में विद्यमान मुख्य निष्क्रिय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं कि 44 का हम लोग 44 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। और अब देखते हैं इसको कि प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत देखिए, संवातन जो हम लोगों ने उसके बारे में भी पढ़ा है। संवातन जो है वह उसके लिए क्या होता है कि कौन सा संवातन जो होता है वो प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है। वातानुकूलन, एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन जो है वो प्राकृतिक तो है नहीं। और वातानुकूलन क्या होता है ये भी बता दीजिए। और क्या है कि उसके बाद वातानुकूलन, एग्जॉस्ट फैन, संवहन धाराएं सभी। तो 44 का जो हो गया वह संवहन धाराएं। ठीक, संवहन धाराएं जो हो गई यही प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आती है। लेकिन एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है, वातानुकूलन भी नहीं है ना। तो ये नहीं कि यहाँ पर हम लोग सभी लगा दें, नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि बालक को पहला ढालने वाला मोल्ड। बालक को पहला ढालने वाला, और ब्रैकेट में लिखा है मोल्डर। ठीक, आप लोग देख लीजिए कि बालक को पहला ढालने वाला, फिर ब्रैकेट में है मोल्डर है। कौन सा, कौन है? क्या सोशल मीडिया डैश 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 आगे है उसी में भरना है? क्या सोशल मीडिया बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है, या रेत बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है, या जल है, या परिवार है? तो बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर कौन होगा? परिवार होगा। इसको तो हम लोग जानते ही हैं, सब हमको लगता है सब लोग इसको जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये अभिकथन कारण का है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िएगा कि परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। ये अभिकथन हो गया, अभिकथन हो गया। कारण है ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। ठीक, एक बार फिर से पढ़ दें कि परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, ये अभिकथन है। कारण क्या है? ये कुछ अंशों का समूह है, ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। तो कि क्या ए और आर दोनों गलत हैं या ए और आर दोनों सही हैं? ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा है? यहाँ पर क्या है? 46 का ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है। मतलब जो ऐसी संपत्ति को क्या होता है कि जब बेटे को सौंपा जाता है तो वो कौन सा परिवार कहलाता है? पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, नवनिवासीय परिवार, बाल्यवंशीय परिवार। तो 47 का आंसर हो जाएगा पितृवंशीय परिवार। आगे बढ़ते हैं, काम के बीच में आराम से तात्पर्य है कि काम पूरी तरह से काम के बीच में जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके बीच में आराम से क्या तात्पर्य है? काम पूरी तरह से रोकना, आंशिक रूप से कम रोकना, कार्य तथा तनाव में थोड़ी देर के लिए, कार्य तथा तनाव में थोड़ी देर के लिए आज़ादी। और नेक्स्ट ऑप्शन है कार्य स्थिति में परिवर्तन। एक बार फिर से क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। काम के बीच में आराम से तात्पर्य है कि काम जब व्यक्ति कार्य कर रहा हो तो क्या अगर व्यक्ति को आराम चाहिए तो उसके लिए उससे क्या मतलब है? ठीक, जब हम कार्य कर रहे हैं, कार्य के बीच में हमको आराम की ज़रूरत है तो उससे क्या तात्पर्य है, या व्यक्ति को आराम करना है तो उससे क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन हो गया काम पूरी तरह से रोकना। तो हमें नहीं लगता कि ये सही होगा, लेकिन इसको अब देखते चलते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट है। दूसरा देखते हैं कि आंशिक रूप से काम करना। ठीक, कार्य तथा तनाव में थोड़ी देर के लिए आज़ादी, कार्य स्थिति में परिवर्तन। 48 का क्या होगा? 48 का क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी ना। तो कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 49 दो क्वेश्चन और बचे हैं। वह व्यक्ति जो उपभोग के यथार्थ आशय समझकर उपभोग करता है कहलाता है।
वह व्यक्ति जो उपभोग के यथार्थ आशय को समझकर उपभोग करता है क्या कहलाता है? बाजार कहलाएगा, उत्पादनकर्ता कहलाएगा, उपभोक्ता, उपभोग। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ मार्केट यानी क्या है? किंग ऑफ मार्केट, बाजार का सम्राट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थोक विक्रेता को, व्यापारी को, खुदरा विक्रेता को, उपभोगी को। तो किंग ऑफ मार्केट किसे कहा जाएगा? ये लास्ट आंसर है। किसे कहा जाएगा? उपभोगी को। किसको कहा जाएगा? उपभोगी को। तो यहाँ पर जो है ये चौथा आंसर सही हो गया, ये उपभोगी को। ठीक, तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने इसको पढ़ा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन कैसे थे, आप लोगों ने कितने सॉल्व किए, या आप लोगों को कुछ इसमें कमी लग रही हो तो उसको भी बताइए। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है आज का ये कंप्लीट होता है। 50 क्वेश्चन थे। अब हम लोग जो है ये होम मैनेजमेंट को तभी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन रहेंगे बीच में, लेकिन अब हम लोग किसका? न्यूट्रिशन साइंस का हम लोग प्रैक्टिस सेट अब हम लोग करते चलेंगे। ठीक, ओके। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम कब हो जाए, हम लोग का काम है पढ़ना। पेपर कब होगा ये हम लोग के बस में नहीं है। पेपर जब होगा हम लोग तैयार रहें बस। ठीक।